नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के सामाजिक मुद्दे क्लासरूम स्टडी मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हम स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पहला टॉपिक देखेंगे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई फॉर स्कूल एजुकेशन सिस्टम। सुर्खियों में क्यों है? शिक्षा मंत्रालय ने 2 रिपोर्ट्स यथा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 और जिलों के लिए पीजीआई डी जारी की है। पीजीआई और पीजीआई डी के बारे में, इनमें क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इन दोनों रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडीआईएसई प्लस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2021-22 और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 से डेटा लिए गए थे। इन रिपोर्ट्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनके अनुसार श्रेणियों के घटते क्रम हैं: दक्ष है, उत्कर्ष है, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2 व प्रचेष्टा 3, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, फिर है आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 तथा आकांक्षी 3। फिर से देख लेते हैं: दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3। इनमें दक्ष उच्चतम श्रेणी और आकांक्षी 3 निम्नतम श्रेणी है। 2021-22 के लिए पीजीआई 2.1, पीजीआई 2.0, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 2017-18 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई जारी किया गया था। इससे पहले 2020-2021 तक के लिए ही जारी किया गया था। इंडेक्स की प्रमुख विशेषताएं: किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड अर्थात दक्ष प्राप्त नहीं है। पीजीआई 2.0 में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च ग्रेड प्रचेष्टा 2 है। केवल 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात पंजाब और चंडीगढ़ को ही प्रचेष्टा 2 ग्रेड प्राप्त हुआ है। 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को निम्नतम ग्रेड अर्थात आकांक्षी 3 प्राप्त हुआ है। प्रचलन में कमी आई है। 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंकों के बीच का अंतर 23.8 है तथा यह इस वर्ष का अधिकतम अंतर है, जबकि 2017-18 में यह विचलन 51% था। 2020-21 और 2021-22 के लिए पीजीआई डी, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए है, उसकी संयुक्त रिपोर्ट। इस इंडेक्स में परिणामों, कक्षा का प्रभावी संचालन, स्कूली सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्चतम 2 ग्रेड अर्थात दक्ष और उत्कर्ष किसी भी जिले को प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला टॉपिक है भारत में उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन इन इंडिया। सुर्खियों में क्यों है? शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उच्चतर शिक्षा के लिए एनईपी की मुख्य विशेषताएं हैं: सकल नामांकन अनुपात जीईआर 2035, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक कम से कम 50% करना। सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक कम से कम 50% तक करना, ये पहली विशेषता है। जीईआर के तहत 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में नामांकित स्टूडेंट्स की संख्या की माप की जाती है। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। इसमें इस अवधि के भीतर यथोचित प्रमाण पत्रों के साथ निकास के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। पहले वर्ष की समाप्ति के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष के बाद डिप्लोमा, तीसरे वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री और चौथे वर्ष की समाप्ति के बाद स्नातक की डिग्री के साथ ऑनर्स डिग्री प्रदान की जाएगी। विभिन्न संस्थानों से अर्जित एकेडमिक क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी में डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा। समग्र व बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए देश भर में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय एमईआरयू
मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ स्थापित किए जाएंगे। ये आईआईटीज़, आईआईएम्स आदि की तर्ज पर आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय होंगे। उच्चतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य: वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या जिले के निकट कम से कम एक बड़े बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापना करना। वर्ष 2035 तक सभी HEI को एक अधिकार प्राप्त बोर्ड, हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया को एक अधिकार प्राप्त बोर्ड ऑफ गवर्नेंस BOG वाले स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करना। वर्ष 2035 तक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक अधिकार प्राप्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स BOG वाले स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करना। वर्ष 2040 तक सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना। व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। अब बात करते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। पूरे देश में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ाने एवं प्रसारित करने का कार्य करेगा। संस्थागत सहयोग के जरिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। संस्थागत सहयोग के जरिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। साथ ही विश्व के शीर्ष विद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। यह एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा जहां प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान किया जाएगा। इससे स्कूलों और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिए शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकेगा। भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति: 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2020-21 में 27.3% था, जो 2021-22 में बढ़कर 28.4% हो गया। महिला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER 2020-21 में 27.9% था, जो 2021-22 में बढ़कर 28.5% हो गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, यह रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में 108 देशों के 1904 विद्यालयों या विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। लगभग 91 भारतीय विश्वविद्यालयों को इस सूची में जगह मिली है। वर्ष 2023 की रैंकिंग में इस सूची में 75 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को 201 से 250 रैंक वाले संस्थानों के ब्रैकेट में रखा गया है। यह भारतीय विश्वविद्यालय की सूची में सबसे ऊपर है। 4 भारतीय विश्वविद्यालयों को 501 से 600 रैंक के ब्रैकेट में रखा गया है। इसमें शामिल हैं अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और शूलिनी विश्वविद्यालय। वर्ष 2024 की रैंकिंग में भारत चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। वर्ष 2023 में भारत का इस श्रेणी में 6ठा स्थान था। अन्य वैश्विक रैंकिंग: ग्लोबल 2000 रिपोर्ट 2023, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR ने वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल 2000 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 2000 से अधिक विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग 4 कारकों पर आधारित है: शिक्षा की गुणवत्ता 25%, नियोजन क्षमता एम्प्लॉयबिलिटी 25%, फैकल्टी की गुणवत्ता 10% और अनुसंधान में प्रदर्शन 40%। भारत का प्रदर्शन: इस रैंकिंग में भारत के 64 विश्वविद्यालय शामिल हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, यह रैंकिंग क्वाक्वेरली साइमंड्स QS द्वारा जारी की जाती है। यह रैंकिंग कुछ संकेतकों के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसमें अकादमिया प्रतिष्ठा, नियोक्ताओं के बीच प्रतिष्ठा और फैकल्टी की ओर से रिसर्च, UGC इंस्टीट्यूशन फैकल्टी की ओर से रिसर्च को ध्यान में रखा जाता है। एकेडमिया रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन एंड फैकल्टी रिसर्च, इन सबको ध्यान में रखा जाता है इस एकेडमी में
जो रैंकिंग प्रदान की जाती है कुछ संकेतकों के आधार पर की जाती है, जो कि हैं एकेडमिया रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन एंड फैकल्टी रिसर्च। इसमें आईआईटी बॉम्बे का 149 स्थान है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डीटीबीयू सुर्खियों में क्यों है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विनियमन 2023 जारी किया। यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023 जारी किया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। अन्य संबंधित तथ्य: एक विनियमन यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2019 के स्थान पर किए गए हैं नए विनियमन यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2019 के स्थान पर जारी किए गए हैं। ये विनियमन विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करने और उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नए विनियम की मुख्य विशेषताएं: 20 साल से कम पुराने संस्थान अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 2019 के विनियम के तहत केवल वही उच्चतर शिक्षण संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते थे जो कम से कम 20 वर्षों से अधिक समय से संचालन में थे। एक से अधिक स्पॉन्सर संगठनों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों के समूह भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीटीबीयू डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त संस्थान किसी भी विषय क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी कार्यकारी परिषद की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी और जहां भी लागू हो वहां उन्हें संबंधित वैधानिक परिषद की अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान को अनिवार्य रूप से अपने छात्रों के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी पहचान पत्र तैयार करने होंगे। साथ ही उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डीटीबीयू के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम यूजीसी 1956 में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी अन्य संस्थान को डीटीबीयू संस्थान का दर्जा प्रदान कर सकती है। इस तरह का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात ऐसे संस्थान को विश्वविद्यालय समझा या डीम्ड समझा जाएगा, एक डीम्ड विश्वविद्यालय समझा जाएगा। हाल ही में एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान किया गया है। हाल ही में एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान किया गया है, जो इसे निम्नलिखित अनुमति देगा: अपनी स्वयं की स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करना और कोई भी नया प्रोग्राम शुरू करने, किसी कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करने, परीक्षा आयोजित करने और प्रबंधन समेत अन्य मामलों में स्वायत्तता। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड: संस्थान NAAC ए ग्रेड का होना चाहिए और उसे 3 लगातार चक्रों में कम से कम 3.01 CGPA संचयी औसत ग्रेड पॉइंट प्राप्त हुए हों। संस्थान नाक का ए ग्रेड का होना चाहिए और उसे 3 लगातार चक्रों में कम से कम 3.01 CGPA संचयी औसत ग्रेड पॉइंट प्राप्त हुए हों। संस्थान को पात्र शैक्षिक कार्यक्रमों के 2/3 के लिए लगातार 3 चक्रों में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से प्रत्यायन एक्रीडिटेशन प्राप्त होना चाहिए। संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की किसी भी विशिष्ट श्रेणी की शीर्ष 50 रैंक में शामिल होना चाहिए। संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार NIRF की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल होना चाहिए। अगला है भारत में विदेशी उच्चतर संस्थानों FHEIs का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ FHEIs इन इंडिया। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में यूजीसी भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों FHEIs के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन 2023, यूजीसी सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन FHEIs इन इंडिया 2023 रेगुलेशन अधिसूचित किया गया। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
ने भारत में विदेशी उच्चतर संस्थानों शिक्षा संस्थानों FHEIs को अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए इन विनियमों को अधिसूचित किया है। ये विनियमन राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप हैं। इन विनियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। मंजूरी लेना। FHEIs को भारत में अन्य परिसरों की स्थापना करने, कोई शैक्षिक प्रोग्राम शुरू करने तथा किसी पाठ्यक्रम या शैक्षिक प्रोग्राम को रद्द करने से पहले UGC की मंजूरी लेनी होगी। FHEI को ऐसा कोई भी शैक्षणिक प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी जो भारत में उच्चतर शिक्षा के मानकों के अनुसार ना हो। पात्रता मानदंड। निम्नलिखित पात्रता वाले FHEIs को भारत में परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी। इच्छुक FHEI को शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग समग्र श्रेणी या विषयवार श्रेणी में स्थान प्राप्त होना चाहिए अथवा FHEI को किसी विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेषता या विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। शैक्षणिक मान्यता। FHEI फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली डिग्री या डिप्लोमा इन FHEI फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के मूल देश में स्थित मुख्य परिसर में दी जाने वाली डिग्री या डिप्लोमा के समान होगी। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी समान स्तर की होनी चाहिए। शैक्षणिक मान्यता देख लेते हैं। FHEIs में भारत परिसरों में प्रदान की जाने वाली डिग्री या डिप्लोमा इन FHEIs के मूल देश में स्थित मुख्य परिसर में दी जाने वाली डिग्री या डिप्लोमा के समान होगी। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी समान स्तर की होनी चाहिए। FHEIs को ऑनलाइन या ओपन या दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। स्वायत्तता। FHEIs को निम्नलिखित मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होगी। प्रवेश प्रक्रिया और मानदंड तय करने में, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती करने में तथा पारदर्शी एवं उचित शुल्क संरचना तय करने में। प्रतिबंध क्या है? FHEIs के परिसर का संचालन भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के प्रतिकूल तरीके से नहीं किया जा सकेगा। FHEIs परिसरों को विदेशी स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। ऑडिट। FHEIs को गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट कराना होगा और उसकी रिपोर्ट UGC को सौंपनी होगी। FHEIs को निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन प्रमाणित करने हेतु UGC को एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड अन्य प्रासंगिक कानून इसके अंतर्गत होंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF सुर्खियों में क्यों है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF जारी किया है। NCRF की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति 2021 के गठन की मंजूरी दी है। यह समिति सामान्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कौशल के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट संचय, नेशनल क्रेडिट अक्यूमुलेशन और हस्तांतरण फ्रेमवर्क, ट्रांसफर फ्रेमवर्क विकसित करेगी। NCRF को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस समिति में UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, NCVET, NCERT, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, CBSE आदि के सदस्य शामिल होंगे। NCRF के लाभ देख लेते हैं। विद्यार्थी को क्या है? सीखने में लचीलापन, बहुविषयक कौशल, आजीवन सीखने को सक्षम बनाता है और व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। सरकार के लिए लाभ क्या है? छात्रों के नामांकन में वृद्धि, अधिक कुशल और दक्ष कार्यबल, दुनिया भर में निवेश को आकर्षित करता है। उद्योग को क्या लाभ है? कुशल और दक्ष कार्यबल, प्रशिक्षण लागत में कमी, कार्यबल की बेहतर दक्षता, नवाचार की बेहतर संभावनाएं। संस्थान के लाभ: सरल और समान ऋण व्यवस्था,
संस्थानों में सभी आयु वर्ग के स्टूडेंट्स का एक संख्या में एडमिशन, अनुसंधान और नवाचार पर जोर। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीआरएफ के बारे में, यह स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को मूल रूप से एकीकृत करने के लिए समावेशी एकल मेटा फ्रेमवर्क है। सभी शिक्षाओं के क्रेडिटाइजेशन और एकीकरण के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीआरएफ में उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा के लिए एक योग्यता फ्रेमवर्क शामिल होंगे। अर्थात राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF या राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क NSEQF, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF, नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSEQF। यह फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करने का प्रयास करता है। इसमें छात्रों के बीच लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित हो सकेगी। यह क्रेडिट सिस्टम को अपनाने में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश उपलब्ध कराएगा। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी तथा खेल के क्षेत्र में व्यापक आधार वाली बहुविषयक शिक्षा को सक्षम करके शिक्षा को और अधिक समग्र बनाता है। एनसीआरएफ की मुख्य विशेषताएं। क्रेडिट सिस्टम, यह शिक्षा को 8 स्तरों में विभाजित करता है। स्कूली शिक्षा 1 से 4 स्तर के अंतर्गत आती है। 4.5 से 8 स्तर तक का उच्चतर शिक्षा को संदर्भित करता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को 1 से 8 स्तर के अंतर्गत रखा गया है। अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा को पूरे होने के बाद अर्जित क्रेडिट्स को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC में संग्रहित किया गया है या किया जाएगा। क्रेडिट्स अर्जित करने के अलग अलग साधन। एक छात्र 3 अलग अलग माध्यमों से क्रेडिट अर्जित कर सकता है। शैक्षणिक शिक्षा पूरी करके, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या कौशल कार्यक्रम से गुजरकर, औद्योगिक या उद्योगों से प्राप्त प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता स्तर जैसी अनुभवात्मक शिक्षण को ग्रहण करके। अर्जित क्रेडिट्स का एकीकरण, इसका उद्देश्य NHEQF यानी नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF यानी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क और NSEQF यानी नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और ये जो NSQF था वो है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, को शामिल करके स्कूलों, कॉलेजों, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करना। अर्जित क्रेडिट्स का एकीकरण, इसका उद्देश्य NHEQF, NSQF और NSEQF को शामिल करके स्कूलों, कॉलेजों, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करना। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट MEME विकल्प, यह एक से अधिक बार प्रवेश करने और बाहर निकलने के विकल्प के माध्यम से आजीवन सीखने को सक्षम बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफ़र तंत्र एक छात्र को अपने कैरियर के दौरान किसी भी शैक्षणिक परितंत्र में प्रवेश करने, बाहर निकलने और फिर से प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। अनुमानित सीखने के घंटे की अवधारणा, यह उस समय को संदर्भित करती है जब एक औसत छात्र को सभी कक्षाओं में भाग लेने, प्रशिक्षणों के लिए उपस्थित होने और असाइनमेंट जमा करने की आवश्यकता होती है। स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के लिए कुल सांकेतिक शिक्षण घंटे 1200 घंटे प्रतिवर्ष निर्धारित किए गए हैं। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।